हमारे यहाँ तो प्रतिदिन जो मंत्र पुष्पांजलि में जो ओम जगनेन जगन्मय जन तदेव अस्तानि धर्माणि वह जो है उसका तीसरा श्लोक है ओम स्वस्ति साम्राज्यम वैराज्यम भोज्यम। उसमें समंत पर्यायी सभी विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियों का वर्णन करने के बाद अंत में आता है पृथिव्या समुद्र पर्यंताया एक राष्ट्रति। पृथ्वी से समुद्र पर्यंत यह एक राष्ट्र है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार की शासन प्रणालियां। भोज यानी कि वहां का राजा भोज कहलाता है। हमारे देश में नेपाल से लेकर श्रीलंका तक अनेक भोजपुर रहे हैं और वहां सैकड़ों सालों तक राजा भोज रहे हैं। वहां के राजा को भोज कहते हैं जहां बुद्धिजीवी सामंतों की संसद होती है या समिति होती है और वे ही राजा की नियुक्ति करते हैं। जो वेलफेयर स्टेट होता है वो भोज होता है। तैत्तिरीय उपनिषद में भोज्य राज्य का बहुत विस्तृत वर्णन आता है। वैराज्य वहां का राजा विराट कहलाता है जहां प्रबल सामंतों की सभा होती है, संसद होती है और जो ऐसे प्रबल सामंतों के द्वारा राजा की नियुक्ति की जाती है। तो हमारे यहाँ अलवर के पास विराटनगर था, नेपाल में भी विराटनगर, देश में अनेक स्थानों पर सैकड़ों वर्षों तक ऐसे राजा विराट की परंपरा रही है। समंत पर्याय अधिराज्य में अभी उस पूरे में नहीं जा पाऊंगा, समय की सीमा है, लेकिन उसको आप अगर देखेंगे तो हमने ये कहा कि यह संपूर्ण भूमंडल पर यह एक राष्ट्र है जहां धर्म युद्ध शासन की व्यवस्था है और उसमें अलग अलग प्रकार की शासन प्रणालियां। आज भी हम देखते हैं फ्रांस की राष्ट्रपति प्रणाली अलग प्रकार की है, अमेरिका की राष्ट्रपति प्रणाली अलग प्रकार की है, हमारा संसदीय लोकतंत्र अलग प्रकार का, इंग्लैंड का संसदीय लोकतंत्र अलग प्रकार का। तो यानी कि विभिन्न इस पूरे भूमंडल एक राष्ट्र है जहां एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन की कल्पना की गई है और उसके बाद ये सभी विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्था उस धर्म के आधार पर चलती हैं, ऐसी हमारी एक कल्पना है। और कल्पना ही नहीं है, मेगास्थनीज ने 2300 वर्ष पहले इंडिका लिखी। एक इंडिका उसके पहले की है और एक इंडिका उसके बाद की है। मेगास्थनीज यूनान के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा है 6 वर्ष तक और यहां उस समय उसने भारत का जो अनुभव देखा था वो इंडिका के रूप में लिखा है। तो उसमें कोई किसी प्रकार का कोई पार्शियलिटी पक्षपात नहीं। वो लिखता है भारत में धर्म की मर्यादा इतनी ऊंची है कि यदि 2 राजाओं के सैनिक युद्धरत होते हैं तब भी आसपास खेतों में किसानों के परिवार, पुरुष, स्त्री, बच्चे निर्भय, निरापद, निर्द्वंद होकर अपना खेती का काम करते रहते हैं। युद्ध भी चलता रहता है, लोग अपनी खेती भी संभाल रहे हैं, क्योंकि धर्म यह कहता है कि एक सशस्त्र सैनिक से ही युद्ध करेगा। निहत्थे नागरिक चाहे वो शत्रु राजा की प्रजा ही क्यों न हो, उनका उत्पीड़न नहीं करेगा। यानी कि धर्म की जिसको हम सेल्फ राइटियसनेस कहते हैं, वह सेल्फ राइटियसनेस हमारे देश में इतना कूट कर भरा हुआ था कि मतलब जो है युद्धरत सैनिक भी आसपास परिवारों को, महिलाओं को, आज हम देखते हैं महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं। उस जमाने में हमारे यहाँ धर्म की मर्यादा, और ये मेगास्थनीज ने लिखा है तो किसी के दबाव में नहीं लिखा है, उसने स्वेच्छापूर्वक इस बात को उसमें लिखा है। मेगास्थनीज ने जातियों के बारे में भी लिखा है, तो उसने कंसेरा, चर्मकार आदि विभिन्न प्रकार की ऑक्यूपेशनल गिल्ड्स के बारे में लिखने के साथ जातियों के नाम में उन्होंने लेखाकार, लिपिक आदि ऐसी प्रशासनिक पद और विभिन्न प्रकार की इस प्रकार की चर्मकार और बहुत सारी दूसरी श्रेणियां, उन सबको जातियों के रूप में एक क्रम में सूचीबद्ध किया है। यानी कि एक प्रकार से ये हमारे यहाँ की ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज ऑफ पीपल थी और ये हमारे यहाँ ये जातीय भेदभाव मेगास्थनीज के काल में भी नहीं था। तो आवश्यकता आज इस बात की है कि चाहे हमारा प्राचीन वाङ्मयांतर्गत इतिहास हो, हमारी जो स्क्रिप्चरल हिस्ट्री हो, चाहे हमारे देश में सामाजिक समरसता की बात, जैसा मैंने अभी उतना विस्तार में मैं न जाके और मैंने हल्का संकेत करने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से हमारे यहाँ सामाजिक समरसता और शूद्र शब्द, तो शूद्र सबसे अमीर रहा होगा। एक जैसे कई बार आ जाता है, सब वेदों में लिखा है कि शूद्र को वेद नहीं पढ़ने देना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा, बल्कि यजुर्वेद में 26वें अध्याय के दूसरे श्लोक में आता है कि शूद्र को भी वेद पढ़ना चाहिए। उसमें चारों वर्णों के लिए बिना भेदभाव के लिखा है, आप उसको जरूर पढ़िएगा। यथे माम वाचम कल्याणिम आवदानी ब्रह्म राजन्याय घूम शूद्राय चाय स्वाय चारण्याय, पूरा आगे और लंबा श्लोक। मैंने जैसी ये अमृत रूपी वाणी तुमको दी, ऋषि को परमात्मा कह रहा है, उसी प्रकार से तुम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों को पढ़ाओ। स्वाय अपने परिवार के सब लोगों को पढ़ाओ। अरण्य में वन में रहने वाले सब लोगों को पढ़ाओ। यानी कि कहीं तो
आज आवश्यकता इस बात की है कि हमें अपनी शिक्षा में विभिन्न विषय, एस्ट्रोनॉमी से लेके, फिजिक्स से लेके, केमिस्ट्री से लेके, बॉटनी से लेके, जूलॉजी से लेके, इंजीनियरिंग से लेके, सभी क्षेत्रों में, राजनीति शास्त्र से लेके, समाज शास्त्र से लेके, मुझे तो लगता है एक एक पेपर या दो दो पेपर हम केवल फिजिक्स इन एंशिएंट स्क्रिप्चर्स उसी के ऊपर पढ़ाने की आवश्यकता है, केमिस्ट्री इन एंशिएंट स्क्रिप्चर्स उसी के ऊपर पढ़ाने की आवश्यकता है, राज्यशास्त्र प्राचीन काल में, तो इन सब के ऊपर हमको अपना ठीक से, अगर हम नई पीढ़ी को इन सब से अगर परिचित न करा पाएंगे तो मैं सोचता हूं कि यह बहुत बड़ा अन्याय होगा। जैसे गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत में लीलावती, मैं फिर रोक नहीं पा रहा हूं गहराई में, लीलावती भास्कराचार्य की पुत्री थी। वो कहती है पिताजी जब मैं एक पांव उठाती हूँ तो खड़ी रह सकती हूँ और दोनों पांव उठा लेती हूँ तो गिर जाती हूँ। तो कहते हैं अय बाला सुन, यह जो पृथ्वी है हर एक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसलिए तुम दोनों पांव उठा लेती हो तो वो तुम्हें अपनी ओर खींचती है, इसलिए तुम उस पर गिर जाती हो। कहने का मतलब यह है कि इन सारी चीजों को बहुत ठीक से हमको विवेचित करने की आवश्यकता है। अब एक जो बात है, तीसरी जो समस्या मैंने इंगित की हमारी वर्तमान की शिक्षा के संदर्भ में, वह थी कि आवर एजुकेशन हैज फेल्ड टू इंग्रेन एथिक्स एंड वैल्यूज इन द कंडक्ट एंड बिहेवियर ऑफ दिस। आज सारे एमबीए से लेके बीटेक से लेके सभी में ह्यूमन वैल्यूज के ऊपर, एथिक्स के ऊपर क्वेश्चन पेपर तो है, पूरा एक प्रश्न पत्र पढ़ाते हैं, लेकिन वो छात्र उसमें 80-85% अंक भी ले आता है, लेकिन जब कभी उसको मौका लगता है तो किसी भी नैतिकता के नियम का उल्लंघन करने में नहीं चूकता। तो मुझे लगता है कि इसके लिए इन दिनों बहुत काम हुआ है, पश्चिम में भी हुआ है, कि एथिक्स और वैल्यूज कंडक्ट और बिहेवियर में उसके लिए किस तरह की पेडागोजिकल अप्रोचेस, किस प्रकार की बोध कथाएं होनी चाहिए, किस प्रकार के आउटडोर गेम्स होने चाहिए, ऐसे इन दिनों बहुत काम हो रहा है। तो हमें अपने देश में किस प्रकार से हम छात्र के व्यवहार और आचरण में जो नैतिकता और जीवन मूल्यों का समावेश कर सकें, उस प्रकार के इसके शिक्षण में उस प्रकार की हमको जो है टीचिंग लर्निंग अप्रोचेस का उपयोग करने की आवश्यकता है। समय बचेगा तो मैं थोड़ा सा इसके ऊपर और संकेत करूंगा। एक मैं थोड़ा सा आज की चुनौतियों के बारे में एक बात को मैं और करना चाहता हूं। हमने हमेशा कोई भी आविष्कार हुआ तो बहुत बाद में अनुसरण किया। उदाहरण के लिए जब दुनिया में बिजली का आविष्कार हुआ और पन बिजली बनने लगी, हाइड्रो पावर प्लांट्स बनने लगे, तो हम सारे इंपोर्ट करते थे। धीरे धीरे जब हमने हाइड्रो पावर प्लांट्स बनाने शुरू किए, सीखे, अपने देश में टेक्नोलॉजी उसकी डेवलप की, तो दुनिया थर्मल पावर प्लांट्स पे चली गई। जब थर्मल पावर प्लांट सारे इंपोर्ट किए, धीरे धीरे हमारे देश में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड वगैरह ने थर्मल पावर प्लांट्स बनाने शुरू किया, तो दुनिया सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट्स पे चली गई, जिसमें आधे कोयले से डबल बिजली पैदा होती। हमने सारे चीन, जर्मनी, इधर उधर से इंपोर्ट किए थे सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट्स, और जब हमने बनाने सीख लिए और शुरू किया, उसके बाद दुनिया सोलर पे चली गई। अब सोलर में हम 89% सोलर पैनल चाइना से इंपोर्ट करते हैं। सोलर में कुछ नहीं है, सिलिका, हमारे देश में बहुत सारी रेत है, उसको 1000 डिग्री पे गर्म करके सिलिकॉन इंगोट बनाया जाता है। सिलिकॉन इंगोट से थिन वेफर्स बना के, उस थिन वेफर से फोटोवोल्टाइक सेल और फोटोवोल्टाइक पैनल, लेकिन हम 89% फोटोवोल्टाइक पैनल्स चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। हर साल 2 लाख रोजगार चीन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे सोलर पैनल्स वहां बन के आ रहे हैं। और पिछले साल 22,500 करोड़ के सोलर पैनल इंपोर्ट किए, उसके पहले साल 28,000 करोड़ के, इसलिए लगभग 85,000 करोड़ रुपए का उपहार हमने चीन को दिया, क्योंकि हमारे देश में हमने टेक्नोलॉजी में, आज चाहे भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा और कुछ वर्षों में तीसरा भी रहा है स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री है, लेकिन वर्ल्ड शिप बिल्डिंग में हमारा कंट्रीब्यूशन 1% है। कोरिया तो हमारा 1/20 से आकार में और पॉपुलेशन में, वो दुनिया का 24% कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड शिप बिल्डिंग में है। तो कहने का मतलब है, जब तक हम मेरीटाइम इंजीनियरिंग की पढ़ाई अपने देश में उन्नत नहीं कर लेंगे, तब तक हम शिप बिल्डिंग में अपना स्थान नहीं बना पाएंगे। और इसी तरह से हर एक क्षेत्र में अगर हम देखें तो आज वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में भारत का कंट्रीब्यूशन 2.1% है, वर्ल्ड की 17.8% पॉपुलेशन है।
चाइना भी हमारे बराबर जनसंख्या, उसका वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में क्रमांक 1 पर है, 22.5% कंट्रीब्यूशन इन वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग है। हाई टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स में चीन क्रमांक 1 पे है। हमारा हाई टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट चीन का 3% और दुनिया का हाई टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट का 1% से भी कम है। हमें उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपने देश के सारे आज जो IIT से लेके इंजीनियरिंग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज जो हैं, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज जो हैं, उन सब में कहीं न कहीं आने वाले 20 वर्षों में कौन सी टेक्नोलॉजी और कौन से सनराइज सेक्टर्स होंगे। इन दिनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें बिग डेटा एनालिसिस से आज संभव हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर ब्रिक मैसनरी, ईंटों की चुनाई के भी रोबोट्स बनने लग गए हैं, टाइल फिक्सिंग के भी रोबोट्स बनने लग गए हैं, सीवेज क्लियरेंस के भी रोबोट्स बनने लग गए हैं। इस तरह के सेतु नाम का एक सॉफ्टवेयर है जो 7 सेकंड में 1000 शब्दों का ड्राफ्टिंग कर देता है। चाहे आपको कोई सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन ड्राफ्ट करवानी है, चाहे शिक्षा की समस्याओं पर भगवती प्रकाश से ज्यादा बढ़िया भाषण हो, सेतु नाम का सॉफ्टवेयर तैयार कर सकता है। और अगर आपको लव जिहाद के लिए किसी को भटकाना है तो वो बहुत अच्छा उसका स्पीच तैयार कर देगा। वेदांत में अगर अच्छा स्पीच, कहने का मतलब यह है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन दिनों जो सारा हो रहा है, जैसे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम से प्रिडिक्टिव एनालिसिस संभव हो गया। प्रिडिक्टिव एनालिसिस से एक कार के चारों ओर 250 मीटर तक कहां गड्ढा है, कहां से बच्चा दौड़ के आ रहा है, कहां से कार आ रही है, सारा वो प्रिडिक्टिव एनालिसिस से चारों ओर का 360 डिग्री में 250 मीटर तक कहां क्या हलचल है, और वो कार को सेफ ड्राइव करता है, एक सामान्य ड्राइवर की तुलना में बहुत अधिक उसके साथ। तो आने वाले समय में अगर ये सेल्फ ड्रिवन कारें बड़ी मात्रा में आ गई तो हमारे देश का ड्राइवर का काम चौपट हो जाएगा। हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गडकरी जी ने कहा है कि 2030 के बाद इस देश में एक भी पेट्रोल और डीजल की कार को बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो अभी से ही कर्नाटक सरकार ने कहा है कि अगले साल वो जितनी कारें खरीदेंगे उसमें से आधी वो बैटरी ड्रिवन खरीदेंगे। अब ये 2000 पार्ट्स वाला जो पेट्रोल या डीजल इंजन है कार में लगता है, और हमारा देश दुनिया भर के लिए जो इंजन पार्ट्स बनाता है, इस पे गुड़गांव से लेकर पूरे कर्नाटक कोयम्बटूर तक इंजन के पार्ट्स बनाने की है। अब वो जो बिजली की कार आएगी उसमें केवल 20 पार्ट होंगे। जो 2000 पार्ट्स हम अब तक बनाते आए वो सारी इंडस्ट्रीज बेकार हो जाएगी। और ये जो बिजली की जो कारें चलेगी बैटरी ड्रिवन, $300 बिलियन का तो केवल बैटरीज का मार्केट होगा। अगर हम ये ऑटोमोबाइल की लिथियम आयन बैटरी बनाने की टेक्नोलॉजी, बड़ी बैटरी बनाने की नहीं डेवलप करेंगे, सोलर का तो केवल $100 बिलियन का मार्केट खड़ा हुआ। केवल ऑटोमोबाइल बैटरीज का मार्केट देश में $300 बिलियन का होगा। 21 लाख करोड़ रुपए का ये जो बाजार होगा ये हमारे हाथ से चला जाएगा। इसलिए कोबाल्ट और निकल हमारे देश में नहीं पाया जाता है, क्या हमको कहीं बाहर से लाना चाहिए। और क्यों नहीं हम हाइड्रोजन पावर्ड कारों की तरफ जाए जो बिल्कुल पोल्यूशन फ्री है। लिथियम पावर वाली कारें तो जो है उस लिथियम का क्या करेंगे, पोल्यूशन की समस्या खड़ी होगी। हाइड्रोजन पावर्ड जो कार है वो भी बिजली से ही चलती है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करने से जो बिजली पैदा की जाती है उससे वह कार चलती है, और पानी उसका बाई प्रोडक्ट होता है, तो वो एनवायरमेंटली सेफ है। तो मुझे लगता है कि हमारे देश के जो शिक्षाविद हैं, चाहे IITs हैं, चाहे यूनिवर्सिटीज हैं, हम सब लोग हैं, हमको यह आने वाले 20 साल में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन क्या होंगे, कौन सी नई प्रौद्योगिकी होगी, हम उस सब में भारत को अग्रणी स्थान पर कैसे रखें, ये आज की शिक्षा की सबसे बड़ी चुनौती हम सबके सामने है। आजकल मैनेजमेंट के फंक्शंस में जो HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और मार्केटिंग और फाइनेंस, बैंकिंग के जो फाइनेंस के हैं, ये सारे कामों में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ी मात्रा में प्रयोग होने लग गया है। IBM ने अपने यहाँ 1 लाख सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो लगा रखे हैं, 1.25 लाख, वो उस कंपनी में से कब कब काम छोड़ के जाएंगे। ये मशीन लर्निंग एल्गोरिदम से, प्रिडिक्टिव एनालिसिस से उनकी एट्रिशन रेट, लेकिन उस सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम न तो अनुसंधान कर रहे हैं, न अपने यहाँ पढ़ा रहे हैं। अपने देश की जितनी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज है, कोई भी
बिग डेटा एनालिसिस पे ढंग का कोर्स कराने की स्थिति बनी। IITs भी अभी उस दिशा में इक्विप्ड नहीं है। तो आने वाले 20 सालों में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स और जो टेक्नोलॉजीज आएंगी, बल्कि एक थोड़ा सा इस सिनेरियो को हम सब लोग मैं आगे बढ़ाना भी चाहता हूं थोड़ा सा। अब जैसे ये अगर सेल्फ ड्रिवन कारें आ गई तो उसके बाद में कोई कार खरीदेगा। मान लो एक व्यक्ति की इच्छा हुई, उसने 10,000 कारें दिल्ली में सेल्फ ड्रिवन कारें सड़कों पर छोड़ दी और किसी ने 20,000 कारें बेंगलोर में छोड़ दी। अब भगवती प्रकाश क्यों कोई कार खरीदेगा? वो घर से बाहर निकलेगा और वो अपने मोबाइल पे 3 क्लिक करेगा, कहीं भी 50 मीटर दूर जो कार खड़ी है सेल्फ ड्रिवन है, उसमें ड्राइवर की तो जरूरत नहीं है, कारें जहां भी है तो वो कार आ जाएगी। और मेरे मोबाइल ऐप से मैं अगर एयरपोर्ट पे जाके और उतर गया तो उतना पेमेंट मेरे उसमें से डेबिट हो जाएगा और उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और तो आने वाला समय 20 साल बाद किस प्रकार का होगा, कौन क्या टेक्नोलॉजीज क्या ब्रेक थ्रूज लाने वाली है, उसके ऊपर मैं सोचता हूँ हमारे शिक्षा के क्षेत्र में। अब अगर ये बिग डेट, जैसे फोर्ड कंपनी ने सानंद में गुजरात में अपने फैक्ट्री में 85%, मैं रिपीट करता हूं, 85% श्रमिकों की छुट्टी करके रोबोट्स लगा दिए हैं। देश के 4 बैंकों ने चैटबॉट्स लगा दिए, चैटिंग रोबोट्स, बात करने वाले रोबोट्स। अब अगर उस बैंक में कोई ग्राहक फोन करता है, अगर वहां इंसान बैठा होता ऑपरेटर के नाते और कोई पूछता है साहब मेरी जो है 1.5 लाख की वेतन है, मेरा 10 साल बाद रिटायर होगा, मुझे कितना लोन मिल सकता है, मकान के लिए कितनी किस्त होगी, तो इंसान बैठा होगा तो वो कंप्यूटर कीबोर्ड पे उंगलियां चलाएगा, मॉनिटर पे देखेगा, सारी बात को इंटरनलाइज करेगा, उसको 8 मिनट लग जाएंगे उसका जवाब देने में। और वो जो चैटबॉट है वो 1 सेकंड के भी एक फ्रैक्शन में उसकी हार्ड डिस्क में जो सारी इंफॉर्मेशन है उसको बिल्कुल उसके सामने पेश कर देता है, उसको बहुत अच्छे से जवाब दे देता है। उसकी आवाज भी मानवीय आवाज जैसी मिमिक्री की हुई है, इसलिए बात करने वाले को पता नहीं चलता है कि ये कोई रोबोट्स है। अब मेरा ये कहने का मतलब दो बातें यहां मैं कहना चाह रहा हूं। एक तो पूरी दुनिया के लिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, 3D प्रिंटिंग, ब्लॉकचेन आदि जो आधुनिक तकनीकें हैं, ये सारे सॉल्यूशंस दुनिया के 200 देशों को भारत अगर देगा तो पूरी दुनिया से पैसा हमारे ऊपर बरसेगा और इसके बैकएंड में इतना रोजगार पैदा होगा इन सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कामों में कि पर्याप्त मात्रा में देश। और अगर ये सारे समाधान, जैसे हम सोलर पैनल आज बाहर से ला रहे हैं, जैसे हमने थर्मल पावर प्लांट, सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट्स, ये सारी चीजें जो दुनिया में बाहर से लाते रहे, अगर यही हमारी व्यवस्था रही तो आने वाले 20 वर्षों में हमारे देश का सारा धन विदेशों में जाएगा। देश में एक इस बात पर भी बहस करने की आवश्यकता है कि हमको किस सीमा तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जाना चाहिए। क्या हमको बैंकों में चैटबॉट्स लगाना चाहिए, किस गति से लगाना चाहिए, क्योंकि लोग बेरोजगार होंगे। आज हम देखते हैं 15 से 29 वर्ष के जो युवा वर्ग है उसमें आइडलनेस की रेट दुनिया में सेकंड हाईएस्ट, भारत में 30.8% युवा 15 से 29 वर्ष के, जिनको नीट यूथ कहते हैं, नो एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जो न तो कहीं पढ़ रहा है, न कहीं ट्रेनिंग में है, न नौकरी में है। अब ये आइडल यूथ है, ये कभी किसी जाति का आरक्षण आंदोलन खड़ा होता है तो उसमें आग की तरफ कूद पड़ता है, चाहे ब्राह्मण आरक्षण आंदोलन हो, चाहे जाट आरक्षण आंदोलन, किसी भी जाति का, या ये सारा। तो हमें अपने देश में सब लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करने के लिए एक तो उभरते हुए नए सेक्टर्स जो हैं, जैसा मैंने कहा कि बैटरी ड्रिवन कारें, हाइड्रोजन पावर्ड कार, अभी जैसे हुआ ये टाटा मोटर्स ने इसरो और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर और हाइड्रोजन पावर्ड बसें बना दी। लेकिन अभी उत्तराखंड की सरकार ने 77 लाख रुपए में बैटरी ड्रिवन बसें चीन से इंपोर्ट। तो हमें ये भी होगा कि अगर मान लो होम ग्रोन टेक्नोलॉजी कोई है तो हमको उस दिशा में आगे बढ़ने की। आज जैसे हम अपने आप को सॉफ्टवेयर कैपिटल कहलवाते हैं, लेकिन हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में प्रोडक्ट डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं है। आज IBM ने, जैसे मैंने कहा, 1,12,000 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स भारत में लगा रखे हैं, 1 लाख अमेरिका में लगा रखे हैं, वहां भी 43,000 भारतीय हैं। उनके कुल 2,12,000 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, 1,55,000 भारतीय हैं। ERP सॉफ्टवेयर में बहुत अग्रणी है वो कंपनी, SAP, Oracle,
IBM। अब एक तरह से चाहे ERP सॉफ्टवेयर सबसे महंगा सॉफ्टवेयर है, उसमें आधी से ज्यादा टाइम और एनर्जी भारतीयों की लग रही है, दुनिया के 250 देशों में सबसे आधी एनर्जी। लेकिन वर्ल्ड मार्केट में ERP सॉफ्टवेयर में भारत का कंट्रीब्यूशन 1% भी नहीं है। हम सब डेटा एनालिसिस करते हैं, रिसर्च में SPSS पे या सिस्टम पे काम करते हैं कि अपने देश में इतनी सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, इतनी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज हैं, क्या हम 8-10 लोग मिलकर और डेटा एनालिसिस का SPSS जैसा सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते हैं क्या? तो आवश्यकता इस बात की है कि आने वाले 20 वर्षों में जो समाधान चाहिए उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, कृषि के क्षेत्र में, वो सारे समाधान अगर हम भारत देगा तो हम एक संपन्न देश बनेंगे। और वह समाधान केवल और केवल शिक्षा के माध्यम से ही संभव है, अन्यथा और किसी तरीके से संभव नहीं है। यानी कि हमें अपनी शिक्षा चाहे तकनीकी की हो, प्रौद्योगिकी की हो, चाहे अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र की हो, उन सभी क्षेत्रों में हमको आने वाले समय के लिए ये समाधान प्रस्तुत करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तो मैंने जो शुरू में कहा था क्वालिटी एंड इनोवेटिवनेस इन एजुकेशन, तो क्वालिटी और इनोवेटिवनेस इन एजुकेशन की दृष्टि से हमको आने वाले समय के लिए ये समाधान प्रस्तुत करने हैं। एक जो चौथी समस्या की मैंने बात की थी, रेगुलेटरी मैकेनिज्म। अपने देश में ये सारी रेगुलेटरी अथॉरिटी जो 12 के करीब बनी हुई हैं, चाहे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन हो, चाहे वो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन हो, चाहे वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हो, ऐसी सारी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की मेंटरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करना चाहिए। वो अंग्रेजों के जमाने का कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी का ABCD कैटेगराइजेशन करना, A को ज्यादा ग्रांट देना, C को कुछ नहीं देना, इसके बारे में एक बात मैं आपको जोड़ना चाहता हूं। अपने देश में हमने 8वीं तक किसी को फेल नहीं करने की नीति लाई, कपिल सिब्बल जी लाए, राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत लाए। शायद उन्होंने अमेरिका का एक कानून है, एवरी स्टूडेंट सक्सीड्स एक्ट, ये 2015 का। शुरू में वो 2001 में कानून लाए थे, नो स्टूडेंट लेफ्ट बिहाइंड एक्ट, कोई छात्र पीछे ना छूट जाए, इसके ऊपर अधिनियम था। अब यह है एवरी स्टूडेंट सक्सीड्स एक्ट। उसमें वो क्या करते हैं, 2001 से ही वो करते हैं, पूरे अमेरिका के जितने स्कूल हैं उन सारे बच्चों का मिड टर्म और टर्म एंड, साल के एंड में और मिड टर्म इवैल्यूएशन करते हैं। जैसे वो पीसा की मैंने बात की ना, वो अपना इंटरनल इवैल्यूएशन करते हैं, बच्चों का टेस्ट लेते हैं ऑनलाइन। और जिस स्कूल के बच्चे, जिस क्लास के बच्चे उस ऑनलाइन टेस्ट में औसत से पीछे रह जाते हैं, उन बच्चों की कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए, उनको सक्षम बनाने के लिए उन स्कूलों में विशेष रेमेडियल क्लासेस के लिए फेडरल गवर्नमेंट ग्रांट देता है। तो शायद उनका भी यह है कि जिन स्कूलों, जिन विद्यालयों में कैपेसिटी बिल्ड करने की आवश्यकता है, उसके लिए सरकार सहयोग करती है। तो हमारे देश में भी आवश्यकता इस बात की है कि यह इन दोनों दुनिया में रेगुलेटरी मैकेनिज्म में एक तो भागीदारी वाली जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स आ रहे हैं, और दूसरा नेगोशिएटेड रूल मेकिंग। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी शिक्षा के क्षेत्र में नई नीति आती है, नए नियम आते हैं, तो उनमें पहले सारे स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट करने का वहां अधिनियम ही बना हुआ है, नेगोशिएटेड रूल मेकिंग एक्ट। यानी कि अगर विश्वविद्यालयों के लिए कोई नॉर्म्स आते हैं, तो हम देखते हैं आए दिन यूजीसी बहुत ओवर आर्किंग सर्कुलर्स निकालती है जो उसकी मैंडेट पर नहीं है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का काम ग्रांट देने का है, लेकिन उन्होंने आजकल यूनिवर्सिटीज के बोर्ड ऑफ स्टडीज और एकेडमिक काउंसिल के लिए कुछ काम छोड़ा ही नहीं। सारे ओवरआर्चिंग पूरे देश में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू कर दिया। हम जानते हैं हमारे यहाँ खेरवरा या डूंगरपुर में हम कैसा चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लगा सकते हैं। और ये यूजीसी का न तो काम है, और यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी यानी हर विश्वविद्यालय जिस क्षेत्र में स्थित है वहां पर किस प्रकार का वह करे। हमने ग्रेडिंग सिस्टम में एक प्रकार से हर एक चीज को अपने देश के सारे विश्वविद्यालयों में इस प्रकार से आरोपित कर देना, ये कहीं कहीं विचारणीय बात है। जो मैंने कहा कि हमारे पाठ्यक्रमों में भी जो कमियां हैं, मुझे लगता है आवश्यकता इस बात की है कि सेल्फ रेगुलेटेड ऑटोनॉमी की आवश्यकता है।
सेल्फ रेगुलेटेड ऑटोनॉमी का एक उदाहरण मैं देता हूं आपको, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। कोई सरकार, कोई विभाग, कोई निकाय, कोई सरकारी अथॉरिटी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई के लिए नहीं। पूरे देश भर के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के चुनाव होते हैं, हर शहर में चुनाव होता है, उसके बाद स्टेट लेवल का चुनाव होता है, उसके बाद राष्ट्रीय स्तर का चुनाव होता है। और चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई कैसे की जाए, कैसे उसकी परीक्षा ली जाए, कितने छात्रों को पास किया जाए, ये कोई मिनिस्टर, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं कहता, वो सेल्फ रेगुलेशन है। इसी तरह से बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ऐसी बहुत सारी, मैं अभी उनके इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, उन सब में मानक, मैं तो कहता हूं पूरे देश का एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑटोनोमस काउंसिल हिस्ट्री की क्यों नहीं बने कि हिस्ट्री के सारे लेक्चरर्स उदयपुर, जयपुर, सिंगापुर, कोयम्बटूर, सभी शहरों में इतिहास के शिक्षकों का एक चुनाव हो, वो चुनी बॉडी स्टेट लेवल पर करे और वो नेशनल लेवल पर करे। तो ऐसा नहीं कि केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आती है तो वो एक कवि की कविता में था, एक माँ का बच्चा खो जाता है तो वो पूछता है, उसमें कविता में था कि तुम्हारा बच्चा कैसा था, उसमें वो जवाब देती कि मेरा बच्चा श्याम वर्ण का था। उन्होंने कहा ये श्याम तो कृष्ण का वो हो जाता है, ये तो भगवाकरण हो जाएगा। तो केरल की कम्युनिस्ट पार्टी सरकार ने उस दुनिया में कोई भी किसी कवि की कविता के शब्द नहीं बदल सकता, लेकिन उन्होंने मेरा बच्चा रक्त वर्ण का था, उसमें वो उन्होंने रक्त वर्ण करवा दिया। मेरा कहने का मतलब यह है कि चाहे वो राजनीति शास्त्र हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बॉटनी हो, चाहे बायोटेक्नोलॉजी हो, उनके अगर मानक हम शिक्षक तय करेंगे और उसके आधार पर ही अगर जो है स्टैंडर्ड कैरिकुला तय होगा, तो जो मैंने शुरू में कहा ना, हमारे प्राचीन वांग्मय को कहीं स्थान नहीं मिला, इतिहास में जो सारी विकृतियां, तो मुझे लगता है कि सेल्फ रेगुलेटेड ऑटोनॉमी की आवश्यकता इस देश में है और शिक्षक ही उसका एक प्रकार से सही निर्णायक होगा। तो इसलिए शिक्षा में सेल्फ रेगुलेटरी ऑटोनॉमी अगर हम ला सकते हैं तो यह एक शिक्षा को सही दिशा में ले जाने का अच्छा उत्तम प्रयास हो सकता है।